तो हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि आपका अपना एग्रीकल्चर अकेडमी। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के ऊपर जो कि अपना क्रेडिट एनालिसिस 3RS एंड 5RS। 3RS और 5RS सॉरी 5Cs उसके टाइप्स हैं। ओके। और इसके प्रीवियस दो लेक्चर में मैंने क्रेडिट के बारे में बताया था और उसके कुछ क्लासिफिकेशंस बताए थे। अगर आपने वो लेक्चर और उससे प्रीवियस का लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जाके उसे देखें, वरना ये वीडियो आपको समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। शुरुआत से स्टार्ट कीजिए तो आसान होगा आपके लिए स्टूडेंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो इस लेक्चर का। तो फ्रेंड्स इसमें मैं बताने वाला आपको क्रेडिट एनालिसिस। तो कुछ पॉइंट जान लेते हैं पहले। भारत में क्या होता है फ्रेंड, जो भी हमारे फार्मर्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनको जो लोन मिलता है ना वो सही समय पे मिले, सही एजेंसी से मिले, बैंक कोऑपरेटिव्स वगैरह वगैरह, एडिक्वेट क्वांटिटी में मिले, मतलब जितना वो चाहते हैं उतना मिले, और साथ ही साथ वो जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको मैक्सिमाइज करके डबल कर सकें। ठीक है, जिससे उनका इनकम जो है जनरेट हो रहा है वो और अच्छा हो सके, बेटर हो सके। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये कि जो भी फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग एजेंसी IFA, आप IFA मान लो, बैंक या फिर अदर कोऑपरेटिव जो होता है उसी को कहते हैं, या फिर आप मनी लेंडर, ज़मींदार, जो भी होता है, उनसे लोन जब भी वो मांगते हैं ना तो वो चाहते हैं कि उनको सही तरीके से कम्युनिकेट करके, अंडरस्टैंडिंग सही तरह के तरीके से उनको समझा के फार्मर्स को कोई भी लोन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, जो भी बैंकर है वो आपको वो अच्छी तरह से समझाए कि जो भी वो मनी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो किस तरह कर रहा है, उसको कैसे फार्मर को क्रॉप इस ईयर ग्रो करना चाहिए, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ओके। तो चलिए फ्रेंड जानते हैं 3Rs के बारे में क्रेडिट के। ठीक है, ये जनरली 3 तरह के होते हैं। पहला है आपका रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, सेकेंड है फ्रेंड्स आपका रिपेमेंट कैपेसिटी, एंड आखिरी आपका रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। फ्रेंड्स आखिरी के दो तो बहुत सिंपल है, जैसा नाम है वैसे डिफिनीशन है। पहला में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मैं समझा देता हूँ। पहला रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट का मतलब है फ्रेंड्स कि जो भी बैंकर इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, उससे उसको रिटर्न कितना मिल रहा है। ठीक है, क्या समय पे मिल रहा है या नहीं, उसने जितना इन्वेस्ट किया है वो इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है कि नहीं। साथ ही साथ ये भी बहुत ज़्यादा बैंक ध्यान रखती है कि जो भी आइडिया वो दे रही है फार्मर को, कि इस आइडिया से अगर आप देखिए, मान लीजिए कि कोई भी आपके आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी आइडिया देने का सक्षम है ना कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आप ये कंपनी खोलिए, आप ये क्रॉप ग्रो कीजिए, आप ये फर्टिलाइज़र खरीदिए वगैरह वगैरह। तो जस्ट लाइक दैट रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी बैंक इन्वेस्ट कर रही है ना उससे उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, सिंपली यही है इसमें। और फ्रेंड्स देखिए, डिपेंड करता है फार्मर्स पे कि कैसे वो अपने जो भी क्रॉप है उसको कैसे ग्रो कर रहे हैं, कब ग्रो कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और कहाँ बेच रहे हैं। इन चारों पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि बैंक जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा वो उनको कितने दिन पे मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं। ठीक है, इन सब बातों पे ध्यान रखिएगा आप भी। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो है रीपेमेंट कैपेसिटी। नाम से पता चल रहा है फ्रेंड्स, रीपेमेंट कैपेसिटी मतलब कि लौटाने की क्षमता। जो भी लोन फार्मर्स को दिया जाता है, अगर वो समय पे या राइट अमाउंट समय पे अगर वो नहीं रिपे कर पा रहे हैं तो एक तरह से उनका फेलियर होता है। ठीक है, ये सिंपली फ्रेंड मैंने डिफिनेशन में भी लिखा है, ये सिंपली एक एबिलिटी होती है, क्षमता होती है किसी भी फार्मर की कि वो कितने दिनों में या सही समय पे जो लोन वो सैंक्शन किया है, लिया है, उसको वो रिपे कर पा रहा है कि नहीं, चुका पा रहा है कि नहीं। ठीक है, वो भी फिक्स्ड टाइम पीरियड पे, जो भी उनको ऐसी एजेंसीज लोन दी है या बैंकर्स लोन दिए हैं। ठीक है, थर्ड है फ्रेंड्स आपका रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। कुछ नहीं फ्रेंड्स, सिंपली अगर मान लीजिए कोई भी एक फार्मर 1 साल के लिए क्रॉप लेता है, 1 साल के लिए लोन लेता है और 1 साल में उसको चुकाना रहता है। अगर मान लीजिए उस 1 साल में उसका इनकम उतना अच्छा नहीं होता है, वो रिपे नहीं कर पाता है, तो क्या उसके में उस फार्मर में इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि वो रिस्क बेयर कर सके, यानी कि नुकसान झेलने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। सिंपली जो भी रिस्क बेयरिंग एबिलिटी है फ्रेंड्स, वो
फार्मर के एक ऐसा एबिलिटी होता है जहाँ पे कोई भी उसको फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, ठीक है, जिसके उस साल मान लीजिए उसका फसल अच्छा नहीं हुआ, या पेस्ट अटैक ज़्यादा हो गया, या इरिगेशन नहीं हो, बरसात नहीं हुआ, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स की वजह से अगर वो फेस कर रहा है, तो क्या उसमें क्षमता है कि वो नुकसान को झेल पाए? ठीक है। अब वो नुकसान अलग तरह के हो सकते हैं, वो सोर्स से हो सकते हैं नुकसान, वो प्रोडक्शन से हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजिकल रिस्क के हो सकते हैं, या प्राइस रिस्क से हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में आप जानते हैं। अब आगे मैं ये बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि कैसे कौन कौन से इंडियन फार्मर्स के कारण हैं। ठीक है, इंडियन फार्मर्स के पास ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वो रीपेमेंट कैपेसिटी जो है ना उनका बहुत पुअर है, मतलब समय पे वो पैसा नहीं, लोन नहीं चुका पाते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड। पहला पॉइंट ये है कि उनके पास जो लैंड होता है, फार्म यार्ड बोल सकते हो, या फिर जहाँ पे वो क्रॉप उगाते हैं, वो बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कि अगर स्मॉल साइज़ का है, सेकंड पॉइंट ये बनता है कि उसकी वजह से उसका जो इनकम जनरेट होता है साल में या महीने में, वो बहुत ही कम होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इनकम भी कम जनरेट होगा। थर्ड पॉइंट ये है फ्रेंड कि उनका जो फैमिली कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए आप एक साल में 10,000 कमा रहे हैं और आपका घर का खर्च 15,000 है, तो सिंपली सी बात है ना कि आपका इनकम उतना बेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वही है कि हाई फैमिली कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं, जितना घर खर्च होता है उसमें वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, लो फार्मर इक्वालिटी या नेटवर्थ, यानी कि साल में या महीने में उनका इनकम कितना होता है, बहुत कम होता है। ऑब्वियस बात है, लैंड कम है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इनकम भी कम ही हो जाएगा। आखिर है फ्रेंड पुअर मैनेजमेंट। देखिए, उनको हमारे जितने फार्मर्स हैं वो उतने लिटरेट नहीं है, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पुअर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं फील्ड का, जिसकी वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ता है। आते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्रेडिट एनालिसिस पे, जो कि है 5 C's। ठीक है, ये फ्रेंड्स है आपका कैरेक्टर, सेकेंड है कैपेसिटी, उसके बाद है आपका कम्युनिकेशन, फिर है आपका कैपिटल, और आखिरी है आपका कंडीशन। ओके, तो चलिए फ्रेंड इसके बारे में थोड़ा जान ले। पहला है फ्रेंड क्रेडिट एनालिसिस। फ्रेंड्स देखिए, 3 आवर्स के बाद, 3 आवर्स जो लोन है या क्रेडिट है, उसके बाद ये नेक्स्ट एक ऐसा मेथड है, तरीका है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो भी इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी है, उस लोन में के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो भी इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी इन्वेस्टमेंट द्वारा प्रपोज किया गया है, वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो पहला है इसमें कैरेक्टर। तो फ्रेंड्स कैरेक्टर में क्या होता है ना, कैरेक्टर में ये डिपेंड, देखिए सिंपली से बात है, यहाँ कैरेक्टर का मतलब होता है ट्रस्ट। किसी भी दो बोरोअर हो या फिर जो भी लोन दे रहा है, उसके बीच में एक पेपर साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें वो ये जाहिर करता है कि मैं इतने समय में लोन रीपे कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बैंकर जो होते हैं वो बिना किसी सिक्योरिटी के, वो आपका लैंड पेपर हो सकता है, आपका ज्वेलरी पेपर हो सकता है, आपका LIC बॉन्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन में हमने देखा ही था। तो वो जो भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने देखे थे, वो अलग अलग टाइप के लोन्स में जो जो इक्विपमेंट्स आते हैं, सिक्योरिटी जो भी रखती है बैंक, वो एज अ ट्रस्ट वो रखती है कि मान लेते हैं अगर आप रीपे नहीं कर पाए ना है, तो उससे वो अपना पैसा वसूल कर पाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैरेक्टर का मतलब यहाँ यही है, मैंने डिफिनेशन में सिंपली यही समझाया हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब यहाँ ये हुआ फ्रेंड, जो भी इंडिविजुअल है फार्मर, जो भी लोन ले रहा है, बोरो कर रहा है, क्या उसमें इतनी क्षमता है कि वो जो लोन ले रहा है वो रीपे कर पाएगा या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरली डिपेंड करता है उसके इनकम पे, वो मंथली हो या सालाना हो, साल ईयर वाइज हो, वो उसी पे डिपेंड करता है फार्मर के। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कैपिटल। क्या देखिए फ्रेंड्स, ये तब काम आता है ना जब आपका पहला कैरेक्टर, सेकंड आपका ये कैपेसिटी, वो जब काम ना करे, ठीक है, तब हम कैपिटल देखते हैं उसका, उस फार्मर का, कि कहाँ से उसका जो सोर्स इनकम जहाँ से जनरेट हो रहा है उसका, वो उसका जॉब हो सकता है, वो उसका खेती हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है उस फार्मर का, जिससे भी जनरेट हो रहा है, क्या वो इतना है कि उससे वो रिपे कर पाए अपना लोन। ठीक है, फोर्थ है फ्रेंड्स अपना कंडीशन। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोन लिया जा रहा है, ठीक है, या लोन दिया जा रहा है बैंकर द्वारा फार्मर को, या फार्मर द्वारा किसी और को,
उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि अगर आपके बीच में और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन यानी गलत फहमी कह सकते हो आप, हो सकता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, कंडीशंस का मतलब यही है। ठीक है, लास्ट है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी कुछ नहीं फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन मतलब सीधी सी बात है अंडरस्टैंडिंग। आप उससे जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो लोन ठीक से दे पा रहा है कि नहीं, क्या उसने आपको सही टाइम बताया है रीपेमेंट का या गलत टाइम बता दिया है, क्या उसने आपसे कोई आईडी प्रूफ या फिर अदर कुछ वेरिफिकेशन करवाए कि नहीं, यही सब कम्युनिकेशन अलग अलग मेथड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कंडीशन में। ठीक है, देखिए कंडीशन मतलब ये भी होता है ना फ्रेंड कि जो भी लोन ज़रूरत होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी भी फार्मर को, ठीक है, वो क्या रखे गए हैं। जैसे कि मान देखिए मैंने पहले आपको प्रॉपरली उसमें ऐड करना चाहूँगा कि कंडीशन मतलब होता है कि उसमें क्या क्या क्षमताएं हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी लोन आपको सैंक्शन कर रहा है तो कुछ अपने नियम, अपने कुछ प्रोमिसेस बताएगा ना कि हाँ इतने साल में पे हो जाना चाहिए, इतना टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, वगैरह वगैरह, यही सब कंडीशंस होते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप एक बार प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने अगर प्रॉपर ना बोला हो तो आप इस डिफिनीशन को एक बार देख लीजिएगा, मैंने डिफिनीशन बहुत ईजी लिख के हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए और लाइक का बटन ज़रूर हिट करें, ताकि हमें बूस्टअप मिल सके अपने लेक्चर्स को लेके, और अच्छे लाइक्स से हम मोटिवेट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका जो पीडीएफ है या इसका जो लेक्चर है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रहेगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप, जो आपको अच्छा लगा। और साथ ही साथ हमारे क्विज़ भी अटेंड करते रहिए, मैं लेक्चर से रिलेटेड क्विज़ डालते रहूँगा। कोशिश करूँगा डेली डालो या मंथली डालता रहूँगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका रिवीजन होते रहेगा, एक क्विक रिवीजन। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।